हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज जो लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है, हम लोगों ने जो गरीबी जितनी भी पढ़ी थी उसके बारे में पढ़ा, पॉवर्टी के डिफरेंट टाइप के बारे में पढ़ा, फिर पॉवर्टी क्यों है इंडिया में उसके रीजन को पढ़ा। अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि भाई सरकार ने आज तक किन किन योजनाओं के माध्यम से पॉवर्टी को एलिमिनेट करने का काम किया है ना, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिससे न केवल गरीबी बल्कि लोगों में रोजगार की संख्या भी बढ़ी है। तो ये तमाम डिस्कस आपका इस टॉपिक में होगा। ये टॉपिक जो है ना, थोड़ा सा इसमें क्या है कि हमें डिफरेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। लगभग आपका जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर और हाल की जो गवर्नमेंट है अब तक की जितनी भी स्कीम है जो सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पॉवर्टी एलिमिनेशन के प्रोग्राम से रिलेट करती हैं, वो सारी स्कीमें इसमें आएंगी। इस लगभग 9 से 10 स्कीमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ये आपकी कुछ स्कीम के नाम दिए गए हैं, जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास है, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना है, ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास योजना, काम के बदले भोजन योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको आज नाम दे दिया गया है दीनदयाल योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना। फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और नेक्स्ट राष्ट्रीय विरासत विकास एवं वृद्धि योजना हृदय। तो ये सारी स्कीमें हैं। तो पहली जो स्कीम है वो है आपकी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब संविधान हमारा लागू हुआ तो संविधान में कहीं ना कहीं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात कही गई। तो सरकारों के सामने एक चुनौती थी कि सरकार कैसे, क्योंकि उस टाइम पर जो लिटरेसी रेट थी वो आपकी इलिटरेसी रेट होती है 85%, मतलब 100 में से 85% जो लोग थे वो निरक्षर थे। तो उन्हें कैसे रोजगार में लगाया जाए, और जो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, और एग्रीकल्चर भी आदिम टाइम की, कोई आधुनिक एग्रीकल्चर नहीं था उस टाइम पे। पुराने ही हल है, 1-2 बीघा जमीन है उसमें ही काम कर रहे हैं, महाजन से पैसा लोन ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पर हालात को और बदतर से बदतर बना रही थी। ठीक, तो सरकार के सामने चुनौती थी कि ना केवल रोजगार देना है बल्कि लोगों की प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता भी बढ़ानी है, बल्कि इसके साथ साथ देश की जीडीपी को भी इंक्रीज करना। ये तीनों चुनौती थी उस गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो देखिए, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो काम चलाएगा, जो प्रयास किया गया सबसे पहला, वो था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्योंकि महात्मा गांधी जी भी कह के गए हुए थे कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। आप अगर गांव को इग्नोर कर दोगे और शहर के ऊपर फोकस करोगे, है ना, डेवलपमेंट केवल और केवल आप सोचोगे कि शहर से हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको गांव को भी इक्वली लेकर चलना होगा, तभी आपका डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो सक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अभी आज के टाइम में क्या हो रहा है कि शहर में लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, रोजगार ज़्यादा, तो गाँव से लोग क्या करते हैं, पलायन करके शहरों में आते हैं। तो देखिए, गांव में जो लोग किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो यहाँ पर आकर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लग जाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक, उसके पास उसका आंकड़ा होता है, गवर्नमेंट के पास एक पूरा ब्यौरा होता है कि किस किसान ने कितनी फसल उगाई है, कितनी जमीन पे उगाई है, कितने रुपए में बिकी है। तो वो क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, औपचारिक क्षेत्र है। जबकि वो शहर में आकर वो लोग क्या काम करने लग जाते हैं, चना बेचने का, रिक्शा चलाने का, फुटपाथ पर पान बीड़ी गुटखा बेचने का। तो वो क्या है, यहाँ पर आकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लग जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि उनकी जो इकोनॉमिकली जो स्टेटस है ना वो इम्प्रूव नहीं हो पाता। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, एक रिक्शा जो चालक होता है वो 400 रुपये की रिक्शा किराए पे लेता पर डे। अब 400 रुपये में से वो 400 तो मालिक को ही दे देता है, उसकी कमाई होती 600 रुपये की, 200 रुपये आपके वहाँ पर उसको बच पाते बस। तो ये क्या है, गरीबी और भी ज़्यादा बुरे चक्कर में उसको फंसाती रहती है। तो ये इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसी योजना का विकास किया गया जो गांव से शहर के पलायन को न केवल रोके बल्कि गांव में ही लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो 1978 में 2 अक्टूबर 1980 को इसको यूनिवर्सल बना दिया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सब्सिडी और बैंक ऋण के रूप में क्रमिक योजना अवधि के माध्यम से उत्पादक रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान करना है। तो देखिए, क्या हुआ था, 1969 में हमारे यहाँ पर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, है ना, बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया। बैंकों का नेशनलाइजेशन होने का कारण क्या था, सरकार ने जो बड़े बड़े बैंक थे वो सब अपने अंडर में ले लिए। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे जो बैंकिंग व्यवस्था थी ना वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में थी,
और वो लोग जो लोन देते थे या किसी को ब्याज देते थे तो वो बड़े घरानों को लोग देते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उद्योगपति थे, उन्हीं को लोन ज़्यादा दिया जाता था। किसी गांव के व्यक्ति को आप उस टाइम पे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो बैंक में जाकर बात कर लेगा, लोन तो बहुत दूर की बात है। तो जब सरकार ने नेशनलाइजेशन किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो ये एक प्रकार से क्रांति आई, लोगों के अंदर ये विश्वास आया कि ये सरकार हमारे लिए है, ये बैंकिंग सिस्टम हमारे लिए है, तो आम व्यक्ति जाकर उन बैंकों से लोन लेने लगा। ठीक है, तो ये नेशनलाइजेशन जब हुआ बैंकिंग का, तो ये इतना इम्पोर्टेंट था, इसने इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लाए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में। शायद इसके ऊपर लोग कम बात करते हैं, लेकिन बात करनी चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कदम था भारत सरकार का। तो इसमें क्या कि ग्रामीण मजदूरों को सब्सिडी और बैंक से लोन मिल जाए इजीली। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 को इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और संबंधित कार्यक्रमों को एक एकल कार्यक्रम में मिला दिया गया, जिसे नाम दे दिया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तौर पर। ये देखिए नाम है ना, स्वरोजगार, मतलब इसमें इंसानों को इतना कैपेबल बनाया जाने का प्रयास था गवर्नमेंट का कि वो खुद ही अपना कुछ रोजगार धंधा कर सके। क्यों? ठीक है ना, कब तक सरकार के भरोसे बैठेंगे? वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि कब तक भगवान के भरोसे बैठेंगे। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी हो। और वही था। देखिए सरकार क्या है, सरकार की एक लिमिटेशन है। सरकार हर किसी को रोजगार प्रोवाइड नहीं करा सकती, ये बात फैक्ट है। गवर्नमेंट जॉब की जब हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो लोगों में उत्साह है, जो अट्रैक्शन है, उसका रीजन क्या है? उसमें का रीजन है सिक्योरिटी, कि इसमें कोई निकाल नहीं सकता। आपकी फिक्स सैलरी है, कुछ आए, कोरोना आए या कोई रीजन हो जाए, वो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन प्राइवेट में क्या अनसर्टेनिटी है चीज़ें। उसमें क्या है कि कोरोना आया तो पहले मजदूरों की छटनी कर दी, मजदूरों को पलायन करना पड़ गया। लेकिन जिसकी अगर सरकारी नौकरी होती, भले ही वो उत्तर प्रदेश का है, भले ही वो पंजाब में रह रहा, लेकिन क्या उसकी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद क्या वो वापस उत्तर प्रदेश जाता? तो आंसर है नहीं। तो सरकार को कहीं ना कहीं क्या है, सरकार को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी व्यक्तियों को जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ताकि लोगों के अंदर ये आश्वासन रहे कि हम लोग जो काम करेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कुछ दिक्कत आती तो गवर्नमेंट हमारे पीछे खड़ी है, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को लगता है। तभी देश में ये जो बेरोजगारी का जो हवा है ना, ये कम हो पाएगा। अदरवाइज तो भीड़ बढ़ती जाएगी, जनसंख्या बढ़ी रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्वरोजगार के बारे में और प्राइवेट सेक्टर में जो सिक्योरिटी है रोजगार की, वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, तो नहीं, अदरवाइज कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रोजगार के मामले में पूरी तरीके से सफल नहीं हो सकती। चाहे ये गवर्नमेंट हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट थी या फिर आने वाली गवर्नमेंट, कोई भी हो, कोई भी इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी ग्रामीण स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें क्या था? स्वयं सहायता समूह SHG, स्वयं सहायता समूह में संगठित करने, क्षमता निर्माण गतिविधि समूहों की योजना बनाने, आधारभूत संरचना सहायता, तकनीकी ऋण और विपणन संबंधों पर जोर देता। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे लिज्जत पापड़ है। लिज्जत पापड़ आज एक ब्रांड बन चुका, लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या हुआ था, एक स्वयं सहायता समूह या NGO या सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर हुआ था। उनका क्या काम था? अपना पापड़ बनाकर जितनी भी महिलाएं थी, जिनके पास बस पापड़ बनाने की स्किल थी, घरेलू महिलाएं थी ग्रामीण, तो उन्होंने क्या किया, मिलकर एक संगठन बनाया, खुद को रजिस्टर कराया, जिससे क्या होगा, उनको इजीली लोन मिलने लगा। इजीली लोन मिलने लगा तो उन्होंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, औरतों ने और ज़्यादा प्रशिक्षण हासिल किया, और आज के टाइम पे वो एक ब्रांड है। तो गवर्नमेंट भी ये प्रयास करती है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये जो बेरोजगारी की समस्या है और स्पेशली जो वुमेन का एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है महिलाओं का, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए सेकंड, इसके बाद सरकार लेके आई आपकी जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना, ठीक है। देखिए ये पुरानी योजना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछती है। वो किसी भी योजना को आज के टाइम में रेलिवेंसी क्या है उसको लेकर मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती है, और आपका प्रीलिम्स में तो फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछ ही लेती है। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना के तहत अप्रैल 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को विलय कर दिया गया। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सामाजिक संपत्ति के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार के लिए सार्थक रोजगार के अवसर प्रदान करना।
समझिए इस बात को, सामुदायिक और सामाजिक संपत्ति क्या होती है। सामुदायिक व सामाजिक संपत्ति, नाम से पता चल रहा है। सामाजिक का मतलब सोशल, सामुदायिक का मतलब कम्युनिटी की, मतलब एक ऐसी संपत्ति जिसके ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार न होकर पूरे समाज का, पूरे गांव के लोगों का अधिकार होता है। अब मान लो जैसे तालाब की हम लोग बात करें, तालाब की, अब अगर एक क्षेत्र है, एक गांव है, वहां पर पानी की समस्या है, पानी की समस्या के कारण क्या होता है कि वहां पर खेती नहीं हो पा रही है, तो सरकार का क्या फर्ज बनता है। सरकार का फर्ज है या तो वो पानी नहर के माध्यम से पहुंचवाएं उस गांव तक, अगर नहर के माध्यम से नहीं पहुंचवा पा रही है तो वो क्या करे, वहां पर तालाब का निर्माण करे। तो वो जो तालाब है वो एक आपकी सामुदायिक और सामाजिक संपत्ति है। उस तालाब के होने से क्या बेनिफिट होगा, उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकेंगे, खेती कर सकेंगे, खेती कर सकेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर रोजगार बढ़ेगा। तो सरकार का क्या प्रयास हुआ कि ऐसी सामाजिक और सामुदायिक संपत्ति का विकास किया जाए जिससे लोगों में बेरोजगार और अल्प रोजगार के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा हो सके। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में JRY, जवाहर रोजगार योजना को 1 अप्रैल 1999 से पुनरुत्थान किया गया। अब इसका नाम क्या, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। यह अब द्वितीयक उद्देश्य के रूप में रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्यक्रम बन गया है। मतलब ये कि ना केवल अब एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है, बल्कि आपका जो रूरल एरिया में जो इकोनॉमिकली एक्टिविटीज है, जैसे किसी को कुंभी पालन करना है, किसी को मधुमक्खी पालन करना है, तो ये उनके लिए भी सरकार क्या है, व्यवस्था उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्रामीण आवास योजना। तो देखिए कोई भी सोसाइटी हुई, घर होना, सबको ये लगता है कि मेरा अपना घर, अगर उस घर का सपना अगर सरकार आपका पूरा करवा दे तो व्यक्ति एक तरफ से तो सिक्योर हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई एटलीस्ट मेरे पास सिर छुपाने को घर तो है। तो जब देश आज़ाद हुआ और उसके 20 साल तक भी हमारे देश में जो गरीबी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के पास पक्के मकान का तो कोई नाम ही नहीं था। मोस्ट ऑफ द पीपल के पास, जो गाँव में भी रहते थे वो भी कच्चे मकानों में ही रहते थे। ठीक है ना। तो ग्रामीण आवास योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त आवास प्रदान करना, और इसका मुख्य लक्ष्य था SC और ST परिवारों को, SC और ST परिवारों को विशेषकर ध्यान में रखना, क्योंकि जो सामाजिक वंचना थी, जो सामाजिक उनके ऊपर प्रताड़ना थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो चाहकर भी अपना विकास नहीं कर पाते थे। ठीक है ना। अब अम्बेडकर जी को महान क्यों मानते हैं, अम्बेडकर जी को महान इसलिए नहीं मानते कि वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो इसलिए महान है क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद इतने ज्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है ना। एक तो नॉर्मल है, एक मान लो ब्राह्मण कास्ट का कोई बच्चा उस टाइम की बात करे तो वो इजीली स्कूल में जाकर एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन अगर महार कास्ट का कोई बच्चा बोले कि मेरे को एजुकेशन प्राप्त करनी है तो सोसाइटी ना केवल उसके परिवार को प्रताड़ित करती थी बल्कि उस बच्चे को भी मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। तो उन परिस्थितियों में कोई ऐसा इंसान निकलकर अपने पूरे समाज के लिए उसने पढ़ाई की, उनके विकास के लिए काम किया, तो वो व्यक्ति का महान होना स्वाभाविक बात है। ठीक है ना। तो देखिए महान होने के लिए जो पहला और अंतिम गुण है जो मेरे को लगता है वो होता है त्याग। जो आदमी सेक्रीफाइस करता है वही आदमी महान होता है। ठीक है, अदरवाइज त्याग के बिना कोई महानता प्राप्त कर लेगा वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज मोदी जी को हम लोग इतना बहुत सारे व्यक्ति हैं जो महान मानते हैं, उसका रीजन क्या कि उन्होंने अपने जीवन में त्याग किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं। दैट्स वाई रीजन है कि आज वो इतनी महानता के साथ उनका नाम लिया जाता है। इवन गांधी जी है जिन्होंने अपना संघर्ष दे दिया, पूरा जीवन दे दिया संघर्ष में, इसलिए वो महान है। तो त्याग है तो महानता है। ठीक है, सोफे पे गद्दे पे बैठ के आप महान नहीं बन सकते, ये दिक्कत है आज के टाइम में। ठीक, इससे पहली बार 1989 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया और 1996 में यह जवाहर रोजगार योजना से अलग होकर ग्रामीण गरीबों के लिए एक अलग आवास योजना में इसको बदल दिया गया। ठीक है, अब काम के बदले अनाज कार्यक्रम, इसे 2001 के बीच में चलाया गया कि भाई काम करो, आपको उसके काम के बदले में अनाज मिलेगा। अनाज का मतलब आपको गेहूं मिल सकता है, चावल मिल सकता है, वो आप कच्चा भी ले सकते हो या आपको वहाँ पर कुछ भोजन प्रोवाइड करा दिया जाएगा खाने पीने का, वो भी आप ले सकते हो। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। खाद्य सुरक्षा का मतलब समझते हो ना कि इजिली क्या अप्रोचेबल हो खाना आपके लिए,
आपकी इतनी क्षमता हो कि आप उस पैसे से आप भोजन खरीद सको, आपके पास इतना पैसा हो कि आप 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कर सको, वो है आपकी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा दोनों एंगल से होती है। अगर आपके पास पैसा है लेकिन क्या है कि देश में अकाल है और आपके पास क्या है, भोजन नहीं है पर्याप्त, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है। दूसरा केस ये है कि अनाज तो है देश में लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो सरकार को इन दोनों को मैच कराना पड़ता है कि आपके पास ना केवल अनाज का उत्पादन हो बल्कि आपके पास पैसे भी हो, तो वो है आपकी खाद्य सुरक्षा, जिसको हमारे आर्टिकल 47 जो आपका DPSP का आर्टिकल है उसमें क्या स्वस्थ जीवन के बारे में जो आश्वासन दिया गया, राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि एक व्यक्ति को आप हेल्दी जीवन जीने के लिए पोषण युक्त भोजन प्रोवाइड कराओगे, तो वही प्रयास था गवर्नमेंट का। इसमें क्या करता था, राज्यों को मुफ्त में खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती थी। हालांकि FCI के गोदामों से खाद्यान्नों की आपूर्ति धीमी रही है। मतलब ये सफल योजना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वहाँ से जो अनाज है उसकी जो आपूर्ति थी वो ज़्यादातर कम ही रही है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें रिस्पॉन्स नहीं रहा है। अब तो हालात ठीक हो गए हैं। जो 90 के दशक के बच्चे, हम हैं, आप हैं, हम सभी ने कहीं ना कहीं PDS सिस्टम को बड़े नज़दीक से देखा है ना। जब हम लोग एक झोला लेकर जाते थे हाथ में राशन डिपो के पास, उसमें हमें चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, केरोसिन, सरसों का तेल मिलता था, दालें मिलती थी। तो ये लगभग जो 90 के दशक में जो रिच थे बच्चे, उनकी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास के, उन्होंने इसको बड़े अच्छे से देखा। लाइनें लगती थी, उन लाइनों में खड़े रहते थे, धूप में, गर्मी में, ये सारी चीज़ें सही हैं। और तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे भ्रष्टाचार काफ़ी चलता था। उसका रीज़न ये था कि सारा जो काम होता था वो ऑफलाइन था, अंगूठे दस्तक से काम होता था। कोई व्यक्ति नहीं आया, उसके एवज में किसी दूसरे ने अंगूठा लगा के उसका अनाज ले लिया। ये बड़ी आम समस्या थी। हालांकि अब डिजिटलाइजेशन आ चुका है, पहले ही मैसेज चला जाता है कि आपको इतना किलो अनाज मिलेगा, इतना आपको राशन मिलेगा, तो ये कुछ बेनिफिट हुए हैं और इससे कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट है आपका संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को आप 1 सितंबर 2001 को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो था मजदूरी, रोजगार का सृजन, टिकाऊ आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीबों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा का प्रदान। मतलब इसमें क्या था, इसमें रोजगार प्लस खाद्य सुरक्षा दोनों को समाहित कर दिया गया। रोजगार भी साथ साथ आपकी खाद्य सुरक्षा भी, इसको नाम दे दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। मतलब गांव के अंदर ही ऐसा इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे व्यक्ति रोजगार में भी लगा रहे और उसकी खाद्य सुरक्षा भी आपकी शामिल होती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे हर साल एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आता ही आता है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। वर्ड से ही पता चल रहा है, गारंटी है ना। गारंटी और वारंटी में एक फर्क होता है। वारंटी इन द सेंस कि आप मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, कोई फ्रिज लिया, उसकी वारंटी है 5 साल की। अगर वो खराब हो जाता 5 साल के अंदर तो वो आपको रिपेयर करके देगा। ठीक, वो आपको नया नहीं देगा, रिपेयर करके देगा। गारंटी में क्या कि आपका हक है, अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो गया तो आपकी मर्जी है, आप उसको या तो रिपेयर कराओ या फिर आप उसको एक्सचेंज कराओ। ये फर्क होता है। गारंटी एक अधिकार होता है जिसमें व्यक्ति के पास ये राइट होता है कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए तो मतलब चाहिए, इससे अलावा मेरे को कोई मतलब नहीं है बातों से। ठीक है, तो इसे 2 फरवरी 2005 को लॉन्च किया गया। यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को हर साल 100 दिन का एक सुनिश्चित रोजगार प्रोवाइड कराता है। मतलब कि जो भी ग्रामीण परिवार है, BPL के अंडर में है और जो काम करने के इच्छुक है, और दूसरा एज भी है जिनकी काम करने की, तो उनके लिए कंपलसरी है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको रोजगार प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी 100 दिन का साल में। ठीक है, एक फिक्स मजदूरी दी जाएगी। इसकी विशेषता की बात करें तो अधिकार आधारित है, राइट है। आपको अगर काम नहीं मिलता 15 दिन के अंदर, काम मांगे जाने पर अगर आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो सरकार क्या करेगी, आपको भत्ता देगी, पर डे का आपको एक भत्ता देगी कि भाई मैंने तो मांगा था लेकिन आपके बस की बात नहीं है देना, तो बदले में मेरे को भत्ता दो। रोजगार की समयबद्ध गारंटी 15 दिन के अंदर मिलेगा। श्रम गहन कार्य चतुर्थ, मतलब जो लेबर इंटेंसिव काम किया जाता है, लेबर इंटेंसिव मतलब ऐसा काम किया जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत हो। जैसे मान लो नहर की सफाई करवानी है, नहर का निर्माण कराना है, तालाब का निर्माण कराना है, किसी पगडंडी का निर्माण कराना है,
तो उसमें मशीनों का कम से कम यूज कर कर श्रम शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाएगा। तो मेघनाथ देसाई जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, फेमस हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत जैसे जो इतनी बड़ी जनसंख्या वाला जो देश है ना, यहाँ पर जो आप बेरोजगारी का समाधान टेक्नोलॉजी से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है। टेक्नोलॉजी से इंडिया का समाधान नहीं हो सकता। अगर आपको बेरोजगारी का समाधान करना है तो आपको लेबर इंटेंसिव वर्क की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे को पर्सनली भी ये लगता है कि मान लो जैसे अब एक रोड है, सड़क बना रहे हो आप, बड़ी बड़ी मशीनों से अगर आप सड़क बनाओगे, देखो अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई स्ट्रेटेजिक रोड है जहाँ पर मशीनों से ही काम हो सकता, तो इट्स ओके, आप मशीनों से काम करो। लेकिन अगर कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर आप इजीली काम कर सकते हो और वो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें कुछ टाइम अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो चल सकता है काम, तो वहाँ पर क्या आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों से काम करवाना चाहिए। अब मशीन क्या उस काम को 20 दिन में कर देगी, एक मशीन। अब मजदूर भी मान लो 20 दिन में ही कराना है आपको, तो आपका कितना हो जाएगा। वहां पर आपको पहले 50 मजदूर लगते थे, अब आपको 100 मजदूर लगाने पड़ जाएंगे। तो 100 लोगों को रोजगार तो मिला ना कम से कम। एक मशीन काम कर देती, आपका पैसे बचते गवर्नमेंट के। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जब सरकार कहती है कि भाई हमें खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, तो सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लोगों की जेब में पैसा भी दे तो बेरोजगारी की समस्या भी तो घटेगी ना आपके देश में। तो अगर 100 व्यक्ति मिलकर उस काम को इजीली कर लें तो क्या प्रॉब्लम है। कम से कम 100 परिवारों के घर में चूल्हा तो जलेगा आराम से, है ना। वो 20 दिन 25 दिन कुछ ना कुछ तो उनकी इनकम होगी। एक मशीन तो फटाक से काम करके निकल जाएगी। तो अगर ऐसे काम है जिनमें थोड़ा डिले भी हो सकता है, कोई हेडेक वाली बात नहीं है, आराम से चीज़ें चल सकती है, तो वहाँ पर सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को लगाओ ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि जो अकुशल जो मजदूर हैं उनको मार्केट में और कोई काम नहीं देगा, उनको ये मेहनत मजदूरी का ही काम आता है। और ऐसी तादाद, ऐसी जनसंख्या इंडिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण, मनरेगा जो महिला सशक्तिकरण की बात करता है, क्योंकि इसमें जो काम का जो परसेंटेज है उसका 1/3 क्या महिलाओं की संख्या है। 100 अगर मजदूर लिए जाएंगे तो उसमें से 33 क्या होगी, महिलाएं होना कंपलसरी है। पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ग्राम पंचायत के माध्यम से ये काम चलता है, तो गांव के लोग इजीली सरपंच के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कितना हमारी पैसे बने हैं, हमारी मजदूरी कितनी है, कितने दिन का काम बचा। तो इससे क्या ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। सरकार इसमें फंड प्रोवाइड कराती है अच्छी खासी मात्रा में। तो देखिए जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो बीजेपी की गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में, तो इन्होंने कहा था कि मनरेगा एक मतलब फिजूल की स्कीम है ना। इसमें क्या करते हैं कि खुद ही गड्ढे खुदवाते और दूसरे मजदूर से कहते हैं कि आप गड्ढे बंद कर दो। लेकिन आज वही बीजेपी है, वही भाजपा सरकार है जो धीरे धीरे करके मनरेगा में बजट को बढ़ा रही है। क्योंकि उनको भी पता है कि भारत जैसे देश में आप बाहर से बैठ के जब बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पर उतरते हो तो बेरोजगारी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आप मनरेगा जैसी जो सोशल स्कीम है आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और सेम हमारे देश में अब यही हो रहा है कि मनरेगा जो है वो कार्यक्रम ना केवल सफल है, ना केवल प्रभावी है, बल्कि आज भी रेलिवेंट है। पहाड़ी इलाकों में आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देखो, 2 ही काम है, या तो वहाँ पर टूरिज्म है या वहाँ पर आपकी सेब वगैरह की खेती है। अगर ये भी सीजनल काम है, हर साल पूरा साल टूरिज्म नहीं होता, पूरे साल सेब नहीं होती, तो बाकी के दिन बचे हुए क्या करेंगे। तो मनरेगा वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। जो जनजातीय इलाके वहाँ पर मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मनरेगा। चलिए फिर उसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका आज का नाम क्या हो गया, जिसका आज है दीनदयाल अंत्योदय योजना। मतलब अंतिम व्यक्ति का विकास करना है, ठीक है। जो इस लेवल में, जो उस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी हायरार्की में जो सबसे नीचे खड़ा है, हमें उस व्यक्ति को ऊपर लेके आना, उसका विकास करना। ये मतलब होता है अंत्योदय, अंत में खड़े हुए व्यक्ति का विकास करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। गरीबी कम करने के मिशन को आजीविका कहा गया है। मतलब इसमें क्या है कि कुल मिला के वही है कि ग्रामीण के लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इकोनॉमिकली एक्टिविटी बूस्ट हो और लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है, और स्किल प्रोवाइड हो। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए कौशल का मतलब क्या होता है, कौशल का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट।
सरकार को भी पता है कि आप अकेले रोजगार नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को स्किल, आपको जैसे लेडी हैं तो लेडी को आप मशीन, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, जो भी कुछ वो करना चाहती है वो सिखाओ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स है ये काम सिखाओ। जेंट्स है उनको सोशल जो सहमति है उस हिसाब से जो रोजगार वो सीख सकते हैं, बढ़ाई का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, तो जो स्किल है वो प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट ने अब ये सोचा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, लोग ऐसे नहीं सीखेंगे। तो अभी क्या है, अभी आप खुद सोच के देखो, अगर हम लोग ITI में बच्चों की जो बात करते हैं कि भारत में कौशल विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, ITI में कौन बच्चे पढ़ते हैं, ITI में वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको माँ बाप ये समझते हैं कि ये पढ़ नहीं सकता, जिनको सोसाइटी ये समझती है कि इसमें कम बुद्धि है। लेकिन सर वो एक स्किलफुल है, ITI एक स्थान है जहाँ पर स्किल सिखाया जाता है, कौशल सिखाया जाता है। अगर वहाँ से ठीक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट बूस्टअप कर दे और वहाँ से अच्छे स्किलफुल बच्चे वहाँ से निकल के आए, तो देश में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा कि लोग स्वरोजगार की बात करेंगे, है ना। ITI में अगर किसी ने इलेक्ट्रिक स्ट्रीम ले रखी है और उसने बिजली का काम अच्छा आता है, तो वो बजाय किसी के अंडर में काम करने के खुद की शॉप खोल सकता है ना, खुद की शॉप खोल सकता है। तो इसलिए स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जिस आज के टाइम में स्किल का पैसा है, जिसके पास स्किल है वही आपका धनवान व्यक्ति है। अदरवाइज तो आप भीड़ है, जनसंख्या है, एक भीड़ में 125 करोड़ में आप भी एक व्यक्ति हो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो स्किलफुल व्यक्ति है वो चाहे अनपढ़ क्यों ना हो, वो फिर भी अलग पहचान बना के रखता है, ठीक है। तो स्किल सीखना इतना इंपॉर्टेंट है। तो यह श्रम बाजार में नए प्रवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से श्रम बाजार और कक्षा 10वीं और 12वीं में जो बच्चे क्लासेस छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, तो उनको स्किल सिखाने के लिए क्या क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसको कौन चला रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये किसके अंडर में आएगा, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो UPSC पूछती है। इसके बाद राष्ट्रीय विरासत विकास और वृद्धि योजना, हृदय नाम दिया गया। देश की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए हृदय योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है कि मान लो जैसे बनारस है, ठीक है, मान लो केदारनाथ है, आपका दिल्ली में ये कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, तो ये क्या है, ये हमारे देश की हेरिटेज है। अब इन हेरिटेजों का विकास करने का मतलब क्या है, इसमें जो टूट फूट होती है इनको सजारना, संवारना, इनमें जो निर्माण होता रहता है कुछ ना कुछ, तो ये सारी चीज़ें क्या रोजगार से जोड़ दी गई। गवर्नमेंट का ये प्रयास है। इसको 2015 में शुरू किया गया और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम समाज के सभी वर्गों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि वास्तविक अर्थों में समग्र विकास की अवधारणा को सुनिश्चित किया जा सके। देश में क्या है, टूरिज्म का जो इन्वायरमेंट है, ना केवल वो बूस्टअप हो बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। इस स्कीम का सीधा सीधा ये इनिशिएटिव है, ये इसका लक्ष्य है, ठीक। तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही है। इस वीडियो में हम लोगों ने जो लगभग 9 से 10 स्कीम थी जो पॉवर्टी के एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने चलाई है, गवर्नमेंट ने इसका अच्छी खासी मात्रा में बड़े पैमाने पर इनका प्रचार भी किया और इसके रिजल्ट भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट भी आए हैं, लेकिन इन सबकी चीज़ों के बावजूद भी आज भी गरीबी इंडिया में बनी हुई है। उसके रीजन हम लोगों ने समझ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के टाइप है, बेरोजगारी को कैसे नापते हैं, भारत में बेरोजगारी जो समस्या है उसके क्या कारण है, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, ये तमाम डिस्कशन आपका नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।